आ, कल कितने लोग इसमें से दोपहर को क्लास किए थे? दोपहर वाली, दोपहर वाली 2 बजे, दोपहर मतलब 2 बजे वाले में 3-4 लोग ना। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा उस बैच में 2 क्वेश्चन बताना मैं भूल गया था। ठीक है, तो उस 2 क्वेश्चन को और करा देते हैं, फिर उसके बाद एक डाउट गलती हो सकती है उसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, और फिर उसके आगे देखते हैं ना। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने, एक मिनट, लास्ट क्लास में हमने पोलराइजेशन देखा था, और पोलराइजेशन से जस्ट पहले कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व किया था ना। तो वो जो क्वेश्चन जिनका दोपहर बाद छूटा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई करिएगा आप लोग भी, एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक कैपेसिटर है, उसके अंदर ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, d है ना, और ये वाला जो पार्ट है इतना ना, इतना पार्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ताकि आप भी कर ले, ये वाली डिस्टेंस जो है d/3 है। कितना है? d/3। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है? 2d/3। कितना है? 2d/3। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे टर्मिनल A है और यहाँ पे टर्मिनल B है। आपको क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके अंदर, ये मेटल का है, तो मेटल के लिए K कितना होता है? इनफाइनाइट। 2 चीज़ें रटी होनी चाहिए। मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। और यहाँ पे एयर है, एयर के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो आपको K इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है? K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, वो क्या था? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? K इक्विवेलेंट जब इस तरह का, अच्छा ये 2 कैपेसिटर है, एक खाली है और एक विथ डाई इलेक्ट्रिक, और दोनों किस में लगे हुए? सीरीज में। तो सीरीज वाला जब हम करते हैं तो ऊपर क्या होता है? समेशन ऑफ D। समेशन ऑफ D मतलब D1 प्लस D2। अच्छा कितने कैपेसिटर है? 2 है। डिवाइड बाई क्या होता है? D1 डिवाइड बाई K1 प्लस D2 डिवाइड बाई K2। यही होता है ना। कल समेशन में लिखा था, इसको ओपन करके मैं दिखा रहा हूं ताकि और आसानी हो जाए। D1 प्लस D2, इन दोनों दूरी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। डिवाइड बाई D1 कितने के बराबर है? 2D/3। और इसकी K की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ये वाला कितना हो जाएगा बताइए? दूरी कितना है? D/3। और इसके K की वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2। ये हो गया K इक्विवेलेंट ना। अगर आपको इसी का C इक्विवेलेंट निकालना है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 3/2 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई D। बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ाया था, एक क्वेश्चन ये बताया था इसी से रिलेट करके, अगर कोई कैपेसिटर हो इस तरह से, ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B, और इसके अंदर पूरा पूरा डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पूरा पूरा ना। तो अब कोई यहां से सोच सकता है D डिस्टेंस तक डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, खाली नहीं जगह, पूरा भरा हुआ। तो यहां से रिलेट करके एक बात समझ आ रही है, जब आप K इक्विवेलेंट निकालते हो या C इक्विवेलेंट निकालते हो, तो एक चीज आप देखते हो, ये जो आंसर आया है ना, इतना जो आंसर आया है, इसको आप सीधा निकाल सकते हो इस वाले को छोड़ करके। मैंने आपको बताया था, अगर सही से देखोगे इस वाले का C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, जहां पे मेटल है उतने कैपेसिटर को छोड़ दीजिए
और एक खाली कैपेसिटर होगा, उसका सी इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? ए, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच की दूरी कितना है? 2D/3 लिखने के बजाय कहां लिख लीजिए? यहां पे, तो आंसर आ जाता है। देखिए मैच करिए, वही आ रहा है। समझ आ रही ना बात? तो मतलब अगर अंदर मेटेलिक प्लेट है, जितनी दूर मेटेलिक प्लेट है उतने को हटा ही दीजिए और सीधा क्या निकाल दीजिए? सी इक्विवेलेंट। तो जो आंसर आएगा इस वाले से क्या करेगा? मैच करेगा। मतलब जितनी दूर मेटल है उतना दूर इस सी इक्विवेलेंट में ये वाला पार्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो यहां से लड़का समझता है कि जितनी दूर मेटल है उतना सी इक्विवेलेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो यहां पे पूरा मेटल है तो पूरा कैपेसिटेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो लड़का समझेगा कि इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0 आएगा, तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहे हो? बल्कि क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कैपेसिटर अगर खाली है तो कैपेसिटेंस कितना होता है? C नॉट। और अगर कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक है तो कितना हो जाता है? K टाइम्स C नॉट हो जाता है ना। तो मेटल का K कितना होता है? इनफाइनाइट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो मैं यही बताना मतलब बताना चाह रहा हूं इससे कि इस वाले में जब आधा या थोड़ा भरा हो और थोड़ा क्या हो? खाली हो, तो जितनी दूर ये क्या कहते हैं मेटेलिक प्लेट होगी उतना दूर कैपेसिटर को क्या कर दोगे? हटा दोगे, और जितना बचेगा उसका सीधा सी इक्विवेलेंट निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा पूरा मेटल भरा हुआ है, पूरा पूरा क्या भरा हुआ है? मेटल भरा हुआ है, तो आप इस फार्मूले से जाओगे। समझ आ रही ना बात? और इसी का एक अल्टरनेट क्वेश्चन बताया था कि ऐसा एससीवी का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है इस तरह से और इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट निकालना है, और बीच में क्या लगी हुई है? मेटेलिक प्लेट, और इन दोनों को जुड़ा हुआ है एंड। ये किसकी है? मेटल की जुड़ी हुई। तो ये जो एंड जुड़ा हुआ है ना, इससे भी सी कितने के बराबर आएगा? इनफाइनाइट के बराबर। मैंने सी का बताया था, सी कैसे निकलता है? Q डिवाइड बाई V से निकलता है। किससे निकलता है? Q डिवाइड बाई V से। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों प्लेट किससे जुड़ी हुई है? मेटल से, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0, जिसकी वजह से सी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्लियर रहेगी इतनी बातें? समझ गए ना? एक बार और रिपीट कर दूं, हो जाएगा? खाली इसको कॉपी करिए, और जिन लोगों को नहीं समझ आया एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, वो सबके लिए कॉमन होगा, सबको करना है। समझ आ रही ना? मैं खाली इतना कह रहा था कि जैसे ये कैपेसिटर है ना, इसमें कुछ स्पेस खाली है और कुछ स्पेस क्या है? भरा हुआ है। किससे? मेटल से। किससे भरा हुआ है? मेटल से। तो जितना स्पेस मेटल से भरा हुआ है उसको हटा दीजिए, उसको मानिए ही नहीं, और सीधा जो खाली है उतने का क्या निकाल दीजिए? सी इक्विवेलेंट। तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना? लेकिन अगर पूरा पूरा मेटल भरा हुआ है तब आपको पूरा कैपेसिटर नहीं हटाना है, तब आपको सी इक्विवेलेंट इस फार्मूले से निकालना है। के कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो सी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और एक इसी का अल्टरनेट क्वेश्चन है, अगर मेटल से दोनों सरफेस को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, जिसकी वजह से सी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। फोटो ले लीजिए, ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। हो गया? ठीक है, इसको आप फोटो ले लीजिए। क्या कहते हैं, बाकी जो मॉर्निंग में किए थे उनके पास तो लिखा हुआ है, 2-4 लोगों को करना था। चलिए अगला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। इसमें मुझे लगता है कि आप गलती कर बैठोगे, कल मैं बता के भी गया था। जैसे ये कैपेसिटर है और इसमें डाई इलेक्ट्रिक इस तरह से भरा हुआ है, एक डाई इलेक्ट्रिक और एक ये नीचे डाई इलेक्ट्रिक, ठीक, और एक यहां पे डाई इलेक्ट्रिक है।
ये थोड़ा सा उतनी अच्छी पिक्चर नहीं बन पाई है, ये d/2 है और ये भी d/2 है ना, और टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसका कितना है 2k है, और इसका कितना है 4k है। ठीक है, आपको k इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है, k इक्विवेलेंट। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, मुझे सॉल्व मत करिए, खाली बताइए कैसे करोगे आप k इक्विवेलेंट। इन दोनों को कैसा मानोगे, गलत हो जाएगा, यही बता के गए थे कल हम। बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, और पैरेलल में क्या खासियत होती है, अगर दो कैपेसिटर किसमें लगे हों, पैरेलल में, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कैपेसिटर पे, सेम होता है। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को आप पैरेलल मान रहे हो ना, तो ये पहला कैपेसिटर हो गया और ये वाला दूसरा। अब यहाँ पे पता चला पोटेंशियल दोनों का सेम है ही नहीं, तो पैरेलल नहीं ले सकते। आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको दो पार्ट कर देना होगा। कितना कर देना होगा, दो पार्ट। ये दोनों किस में मानोगे, सीरीज में, ये दोनों किस में मानोगे, सीरीज में, फिर सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। समझ आ रही ना बात। ये कितना हो जाएगा 4k और ये कितना हो जाएगा 4k, तो 4 कैपेसिटर लेना पड़ेगा। मुझे पता था गलती कर बैठोगे, इसीलिए मैंने करा दिया। आप ट्राई करिए, आंसर बताइए इसका, ठीक है। पहले ये दोनों किस में मानोगे, सीरीज में। सीरीज में कैसे सॉल्व करते हो आप, सीरीज में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बताइएगा थोड़ा सॉल्व करके। k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, d1 डिवाइड बाई k1 प्लस d2 डिवाइड बाई k2। सीरीज को जब सॉल्व करते हो तो टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर है, d, और d1 कितने के बराबर है, d/2, और k1 कितना हो जाएगा, k, प्लस, और d2 कितने के बराबर है, d/2, और k कितना है 4k ना। d क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे एलसीएम ले लो, कितना 8k, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 8k 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8k/5। ये आ जाएगा k इक्विवेलेंट ऊपर वाले से ना, ऊपर वाले पोर्शन से आ गया। ऐसे ही नीचे वाला दोनों किस में होगा, ये दोनों किस में होगा, सीरीज में। तो सीरीज में होगा, इसका कितना आएगा बताइएगा, इसी हिसाब से k इक्विवेलेंट सीधा लिख दूं, टोटल दूरी कितने के बराबर है, d के बराबर, और ये वाला कितने के बराबर है, d/2, और 2k है ना, तो कितना हो जाएगा 4k प्लस d डिवाइड बाई ये कितना है 4 2 जा 8k, 8 8 क्या, वो d क्या हो जाएगा कैंसिल। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई ये 8k हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा, और ये 8 1 जा, तो ये कितना हो जाएगा 8k/3 ना। अब ये दोनों किस में होंगे, आए, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। इन दोनों का k इक्विवेलेंट कितना आया है 8k/5, और इन दोनों का कितना आया है 8k/3 ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हो, एरिया वाला ना, कौन सा यूज करते हो, एरिया वाला। k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, k1 a1 प्लस k2 a2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। अच्छा, k1 कितने के बराबर है 8k/5। अच्छा, इसका एरिया ये कितने एरिया में है, प्लेट्स पे आधा है ना, तो a/2 कितना हो जाएगा a/2 प्लस ये कितना हो जाएगा k2 8k/3, और एरिया कितना हो जाएगा a/2, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा a से a क्या हो जाएगा कैंसिल। ये k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8k/5, 5 2 10 हो जाएगा ना, 8k/10
प्लस ये कितना हो जाएगा 8k/6। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब गलती तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, यही आ रहा है सबसे। हाँ सही है। हो गया। अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है वो हमें सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एक चीज आप समझिएगा, पोलराइजेशन को मैंने किससे दिखाया था कल, P डैश से। तो P डैश जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो E नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ आ रही ना बात? जैसे मान लेते हैं कोई फील्ड है, ये समझ आ रही ना बात? ये फील्ड कौन बना रहा है, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट। समझ आ रही ना बात? और इधर कौन सी प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट। अगर इसके अंदर कोई क्या रखा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। समझ आ रही ना बात? तो डाई इलेक्ट्रिक पे क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक का नेगेटिव जो चार्ज है वो किस तरफ हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ हो जाता है, नेगेटिव की। कैसे होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं। समझ आ रही ना बात? तो जितना ज्यादा फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। तो अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहां पे क्या आएगा, एक इक्वल आएगा, और यहां पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट आता है वो दो चीजें होती है, एप्सिलॉन नॉट और ये ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया कांस्टेंट ना। और साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ई नेट। ये तो आ गया किसकी जगह पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह। यहां तक क्लियर है? अब यहां से देखिएगा एक्स ई, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, ई नेट। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक डेफिनेशन और बताई थी पोलराइजेशन की। क्या बताया था, जो ये प्लेट पोलराइज होती है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी जो होती है वो कितने के बराबर होती है, सिग्मा P के बराबर। तो ये जो पोलराइजेशन होता है वो कितने के बराबर होता है, सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ई नेट। ये क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए। चलो यहां तक हो गया ना। एक टॉपिक और देखते हैं इसी से रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये भी रिलेशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिएगा ये कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो कैपेसिटर के अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक होता है, क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होती है, ई नॉट माइनस ई पोलराइज्ड, यही होती है ना। अगर आप देखोगे यहां पे ये तो ई नॉट ही रहेगा, ठीक है, माइनस ई पोलराइज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो,
अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर खाली कैपेसिटर है तो अंदर फील्ड कितने के बराबर होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली फील्ड किसकी वजह से है? खाली कैपेसिटर की। और ये वाली किसकी वजह से है? डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइज होने की वजह से जो अपोजिट बनी है। तो इसकी जगह पे अगर आप ये लिख सकते हो, ई नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई पोलराइज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? लिख सकते हो ना? अब यहां से एक चीज देखना, इतना हिस्सा उठाना इस वाले रिलेशन से, इतना वो गड़बड़ मार्क कर दिया। सिग्मा अपॉन क्या लेना था? ई नेट था ना? ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होगा? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस इसकी जगह पे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना हो जाएगा? ई नेट। और यहाँ पे कितना है? ई नेट है। समझ आ रही ना? इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? ई नेट प्लस एक्स ई नेट, और यहां पे क्या हो जाएगा? ई नॉट। अगर यहां से कॉमन ले लो ई नेट, तो ई नेट कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट। क्या हो जाएगा? ई नॉट। अब ई नेट इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो एक लाइन में यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नॉट डिवाइड बाई ई नेट। और ई नॉट डिवाइड बाई ई नेट भी जानते हैं कितने के बराबर होता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बराबर होता है किसके? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 3 है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक जोड़ दो तो सीधा क्या मिल जाएगा आपको? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। क्लियर रहेगा ना? इस रिलेशन को लिख लीजिए, ये फार्मूला आपके लिए मेन है। लिख चुके हैं? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिएगा, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लेते एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, अभी खाली है, और इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ठीक। एक डाइइलेक्ट्रिक है, उसको इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? इंसर्ट कराते हैं। तो जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक। अभी हमने बैटरी नहीं कनेक्ट की है, विदाउट बैटरी। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये कैसा पढ़ रहे हैं? विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहली चीज, मैंने 3 चीजें कल 2-3 बार रिपीट की थी पढ़ाते वक्त, समझ आ रही ना बात? जैसे मान लेते हैं कैपेसिटर पे चार्ज कितना था पहले? कितना था? Q, ये प्लस, और ये वाला कैसा? माइनस Q। जब ये कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक आ जाता है तो इस पे कैसा चार्ज हो जाता है? इस वाले पे माइनस QP, और इस पे कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस QP। यहां तक क्लियर है ना? समझ आ रही ना बात? तो एक बात बताओ, डाइइलेक्ट्रिक आने की वजह से, डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के आने की वजह से इसके चार्ज पे कैपेसिटर के कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। चार्ज पहले कितना था? Q था, तो अब भी कितना होगा? फाइनली भी कितना होगा? Q ही रहेगा। मतलब चार्ज कैसा रहना है? कैसा रहना है? कांस्टेंट रहना है। समझ आई बात? पहली चीज हो गई चार्ज। अब दूसरा देखिए, ये जो रिलेशन है ना, ये वाला कैपेसिटर, ये जो इधर वाली लाइन में लिखूंगा ये कैपेसिटर खाली होगा, और इधर जो भी लिखूंगा ये कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक होगा। तो आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पे लिखा नहीं हूं, ये कैसा होगा?
कैपेसिटर खाली पे चार्ज कितना था, क्यों, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा, क्यों, हो सकता है इस पे ये तो पोलराइज हो जाएगा डाइइलेक्ट्रिक, उससे कैपेसिटर के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैपेसिटर खाली है तो कितना होती है, ई नॉट, और जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो कितना टाइम्स घट जाती है, के टाइम्स घट जाती है ना। और फील्ड के घटने की वजह से मैंने आपको बताया था अगर खाली कैपेसिटर है तो पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, और जैसे ही इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक आएगा तो कितना घट जाएगा पोटेंशियल, के टाइम्स घट जाएगा। फिर उसके बाद चौथी चीज पढ़ाई थी, अगर कैपेसिटर खाली है तो कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट, और जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक आएगा तो कितना हो जाएगा, के सी नॉट, के टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें लिखिए, फिर उसके बाद 3 प्रॉपर्टी और देखते हैं। ठीक, यहां पे लिखिएगा विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, और इधर क्या लिख लीजिएगा, विथ डाइइलेक्ट्रिक। इसमें आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये चारों तो मैंने रटा दिया था कल ही, समझ आ रही ना, चार्ज सेम रहेगा, फील्ड के टाइम्स घट जाएगी, पोटेंशियल के टाइम्स घट जाएगा, और कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। हो गया, ठीक। अब देखो अगली 3 प्रॉपर्टी, इसको इरेज कर रहा हूं, 3 प्रॉपर्टी को। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हुई ना, तो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी क्या पढ़ा था हमने, Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 2 C नॉट, ये पढ़ा था जब कैपेसिटर खाली हो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। अगर डाइइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो चार्ज पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे, तो ये न्यू एनर्जी कितना हो जाएगी विथ डाइइलेक्ट्रिक, Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 C नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा K। तो ये वाला जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये कब की है, जब कैपेसिटर कैसा था, खाली, उसका कितना गुना, K टाइम्स। एनर्जी K टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जो कैपेसिटर के अंदर होगी। समझ आ रहे ना। अब दूसरी चीज क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने किससे दिखाया था, स्मॉल यू से, और इसका फार्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये था। अब देखिए नई लिखिए, जब डाइइलेक्ट्रिक के साथ होगा कैपेसिटर तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ, और ये बताइए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम, और K इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ, तो मीडियम आने पे ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा, फील्ड के बारे में बताइए, फील्ड कितने टाइम्स कम हुई, K टाइम, तो यहां पे कितना हो जाएगा, E नॉट डिवाइड बाई K का स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विदाउट, तो विदाउट कितना हो जाएगा, U नॉट, और उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स। समझ आ रही ना बात। अब एक चीज बच रहा है, और वो क्या है, फोर्स। क्या चीज बच रहा है, फोर्स। फोर्स फार्मूले से नहीं देखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ये डाइइलेक्ट्रिक को इसके अंदर पूरा इंसर्ट कर दो, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और ये कैसी है, नेगेटिव प्लेट चार्ज ना। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, इंसर्ट क्या हो जाता है, डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट जब होगा
तो इस पे चार्ज आएगा, समझ आ रही ना, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। अच्छा, फोर्स निकालने का तरीका सिखाया था, एक मिनट। मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे चार्ज कितना है -Q, इस पे चार्ज कितना होगा -QP, और इस पे चार्ज कितना होगा +QP। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, मैंने आपको एक निकालने का तरीका बताया था, जैसे ये चार्ज है Q और यहां पे क्या बना रहा है, फील्ड बना रहा है, तो फील्ड कितना होती है KQ/R², ये फील्ड बना रहा है। और फील्ड अगर यहां पे एक चार्ज रख दो, उस चार्ज से यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाता है, फोर्स ना। तो किसी की फील्ड पता हो और जो चार्ज वहां पे रखोगे उस चार्ज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाता है, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फील्ड इनटू चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्लेट को मैं हटा रहा हूं निगेटिव वाली, ध्यान से देखना, बढ़िया से सुनना। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे, जहां पे निगेटिव प्लेट थी, वहां पे एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉजिटिव प्लेट उसको क्या करेगी, पॉइंट को कैसा मानते हैं, उस पॉइंट पे चार्ज पॉजिटिव क्या करेगी, रिपेल। तो इसकी वजह से ये तो रिपेल होगी, समझ आ रहे। अच्छा, इस नेगेटिव की वजह से क्या होगी, ये पॉइंट अट्रैक्ट, और इस पॉजिटिव की वजह से रिपेल, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, समझ आ रही ना। तो फील्ड कौन बना रहा है, सिर्फ तो डाई इलेक्ट्रिक आने का इफेक्ट पड़ रहा है फील्ड पे। अगर फील्ड पे नहीं पड़ेगा तो फील्ड इनटू चार्ज क्या कहलाता है, फोर्स। तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो फोर्स कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। समझ आ रही ना बात, फोर्स कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। कर लीजिए इसको, लिख चुके ना। अब इसमें 7 प्रॉपर्टी जो ये हमने पढ़ी है, अब विथ बैटरी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, विथ बैटरी। अच्छा, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। इसमें मेरे ख्याल से फोर्स और चार्ज दो चीजें कांस्टेंट है, दो चीजें क्या है, कांस्टेंट है। और बाकी चीजें में से एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली पर मतलब k टाइम्स बढ़ जाती है, बाकी जितनी चीजें हैं k टाइम्स घट जाती है। एक मिनट सुन लीजिए, ओवरऑल रिजल्ट मैं बता रहा हूं। चार्ज और फोर्स ये दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट। कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है, बाकी उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी है सब k टाइम्स क्या हो जा रही है, घट जा रही। समझ आ रही ना बात। चलो, यहां तक हो जाने के बाद अब जहां पे विदाउट बैटरी लिखे हो वहां पे क्या कर लोगे आप, विथ बैटरी कॉन्सेप्ट कर लोगे। कैसा कर लोगे, विथ बैटरी, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, बैटरी से जोड़ देंगे, V पोटेंशियल की बैटरी, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक आने से जब बैटरी नहीं थी तो पोटेंशियल कितना टाइम घटा था, पोटेंशियल कितना टाइम घटा, k टाइम्स घटा था ना। तो अगर पोटेंशियल k टाइम्स घटा है तो बैटरी किस काम के लिए आई है, जो पोटेंशियल घटा है उसकी भरपाई कर देगी। तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, पहले जो डाई इलेक्ट्रिक के साथ पोटेंशियल घटा था, अब ये जो रिजल्ट, अब देखना ध्यान से, फर्क समझना। ये वाली लाइन हमें मिटानी पड़ेगी, ये जानते हैं अब क्या लिखने जा रहे हैं हम। एक तरफ लिखेंगे ना क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक आने से पोटेंशियल कितना टाइम्स घटा था, k टाइम्स, और फिर उसके बाद बैटरी से जोड़ देने के बाद जो पोटेंशियल k टाइम्स घटा था उसकी भरपाई कौन कर देगी, बैटरी। तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बताइए, कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है ना। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड उसी से जुड़ा हुआ टर्म है, तो फील्ड भी क्या हो जाएगी,
कांस्टेंट हो जाएगी, फील्ड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। अब तीसरी चीज सुनिएगा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऐसी चीज है ना, अगर पहले सी नॉट था कैपेसिटेंस खाली होने पे, कैपेसिटेंस फिर कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स ही बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस दोनों में कितने टाइम बढ़ेगा, उसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ेगा, के टाइम्स। चाहे बैटरी जोड़ो या कुछ भी करो, कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा, के टाइम्स। कैपेसिटेंस हो गया। अब चार्ज देखिए, क्या देखते हैं, चार्ज। जब खाली कैपेसिटर था तो चार्ज कैपेसिटर पे कितना कहलाया, क्यू नॉट। कितना कहलाया, क्यू नॉट। और जब भर जाएगा कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक के साथ, तो डाई इलेक्ट्रिक के साथ जब भरेगा, अच्छा ये बताओ इसका पोटेंशियल क्या हुआ था, डाउन ना, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद इसका पोटेंशियल घट गया, तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई के, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये ज्यादा पोटेंशियल है और ये क्या है, अच्छा के की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम, और ये वाली क्या होगी, ज्यादा। तो यहां से क्या चल के जाएगा, चार्ज। क्या चल के जाएगा, चार्ज। अच्छा चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू, पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट। तो क्या चीज बढ़ रही है, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ रहा है ना, तो चार्ज कितना गुना बढ़ जाएगा, के टाइम्स। तो नया चार्ज कितना हो जाएगा, के टाइम्स क्यू नॉट। समझ आ रही ना। ये 4 प्रॉपर्टी लिखिए, फिर 3 देखते हैं। हो गया ये, 3 प्रॉपर्टी और बच रही है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और फोर्स। उन तीनों को देख लेते हैं। इधर देखते हैं ना, ताकि यहां से भी फील मिले सारी चीजों का, ठीक है। देखो एनर्जी देख लेते हैं। अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है और सिर्फ कैपेसिटर है ना, और V पोटेंशियल बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, V ही होगा। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितने के बराबर होगी बताइए, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। अच्छा इस बार पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी का फार्मूला बताइए। पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता है सी नॉट वी नॉट। अब देखिए फाइनली कितना हो जाएगा, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। क्या चीज चेंज होगी, के टाइम्स, के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो के टाइम्स बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी जो यू नॉट है उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स नई वाली एनर्जी। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। अरे भाई सी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, के सी नॉट। तो के को छोड़ करके पूरा करना पड़ेगा, या समझ गए हो जाएगा ना। तो कितना बढ़ जाएगी एनर्जी, के टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बताइए, स्मॉल यू का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है ई नॉट का स्क्वायर। अब आप देखिए बैटरी जुड़ी हुई है और डाई इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर है। तो एक चीज आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, और ये एप्सिलॉन कितना गुना बढ़ जाता है मीडियम आने से, के टाइम्स। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कितना बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, के टाइम्स। यू नॉट कर दो तो इसको भी क्या कर दो, नहीं समझ आई बात। फील्ड कैसी है यार, कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन नॉट कितना गुना बढ़ जाएगा, के टाइम्स। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना गुना बढ़ गया, के टाइम्स। अब अगली बात सुनिएगा, लास्ट फोर्स के बाद है क्या चीज, मीडियम आने पे एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टाइम्स। समझ आ रही ना बात। तो यहां पे कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब लास्ट बात फोर्स की, एक मिनट फोर्स एनालाइज कर लीजिए। देखो इस पे चार्ज कितना था पहले,
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्यू नॉट ना। और ये जो डाइइलेक्ट्रिक था, डाइइलेक्ट्रिक पे चार्ज कितना होता है, माइनस क्यूपी, और इस पे कितना होगा, प्लस क्यूपी। यहां तक कोई दिक्कत? और ये पॉइंट हमने इसके बगल में लिया है, इस पे फील्ड निकालनी है ना, ध्यान से सुनना। अब इसको मैंने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अगर बैटरी से जोड़ोगे तो चार्ज क्यू नॉट से बढ़ करके कितना हो जाएगा, ए क्यू नॉट। तो इसकी जो पहले फील्ड थी ना इधर की तरफ, वो चार्ज बढ़ने से फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, फील्ड क्या हो जाएगी। तो इसकी वजह से तो फील्ड बढ़ गई। अब ये दोनों जो है ना, एक इधर बनाएगा और एक इधर, ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ओवरऑल फील्ड क्या हुई है, इंक्रीज कर गई। तो फील्ड इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो यहां पे फोर्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। समझ आई बात, फोर्स कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। नहीं समझ आया बात, पहले चार्ज कितना था, क्यू नॉट, अब कितना हो गया चार्ज, बैटरी से जोड़ने के बाद बढ़ जाएगा ना। तो चार्ज बढ़ने से फील्ड क्या हो जाती है, तो ये फील्ड बढ़ जाएगी। अगर फील्ड इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये दोनों तो पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा है? हाँ, चार्ज के टाइम्स बढ़ेगा तो, हाँ वही बता रहा हूं, अगर चार्ज के टाइम्स बढ़ा है तो फोर्स भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। देखो चार्ज कितना बढ़ा है, के टाइम्स, तो फील्ड भी कितना बढ़ेगी, के टाइम्स, तो फोर्स भी कितना बढ़ेगा, के टाइम्स। कर लीजिए इसको। है पिछले वाले में ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा था ना, बैटरी नहीं थी तो चार्ज जो था वही था, तो फील्ड कैसी बन रही थी, कांस्टेंट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो है ना डाइइलेक्ट्रिक, इसकी वजह से एक इनवर्ड बनेगी एक आउटवर्ड फील्ड, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाना। तो पिछली बार चार्ज कांस्टेंट होने की वजह से फील्ड कैसी थी, कांस्टेंट। अब इसको बैटरी से जोड़ दोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ने से फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, फोर्स है क्या। वहां से मत रिलेट करिए, समझ आ रही ना बात। वहां से रिलेट करोगे वही बात जो मैं कल इरेज करके बताया था ना, कि यहां से नहीं देखना है फोर्स के टाइप्स। समझ आ रही ना बात, वहां से गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा कर देगा। ठीक है, असल में जो वो फार्मूला मैं चाहता ना फोर्स के फार्मूले से समझाता, वहां पे मुसीबत है। समझ आ रही ना बात। रीजन जानते हैं क्या है, ये जो फोर्स का फार्मूला आपने निकाला था इसी पैटर्न पे निकाला था। याद करो, जब एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरे कैपेसिटर की प्लेट पे फोर्स कितना लगाती है, तो पॉजिटिव वाले ने फील्ड बनाई थी और नेगेटिव वाले को रखा था। तो वही तरीका है, ये नेगेटिव वाला क्या बनाएगा, इधर फील्ड, और ये पॉजिटिव वाला इधर ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह से क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। तो इसकी वजह से फील्ड, अच्छा फील्ड इंटू क्या कर दोगे, फील्ड इंटू क्या कर दो, चार्ज तो क्या निकल आता है, फोर्स निकल आता है। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगली चीज देखिएगा, नेक्स्ट एक चीज हमसे पूछ सकता है, पोलराइज चार्ज बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हेडिंग डालिएगा पोलराइज चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज। पोलराइज चार्ज की वैल्यू अगर हमसे पूछता है, और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पोलराइज चार्ज वाला, ठीक है। देखिएगा पोलराइज चार्ज कैसे निकालते हैं। अच्छा, ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट माइनस क्या होता है, ई पोलराइज्ड, यही होता है ना, क्लियर रहेगा ना, ई पोलराइज्ड होता है। और एक फार्मूला आगे मैंने लिखा था, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये कितने के बराबर होता है, ई नॉट बाई के बराबर ना। अब देखो,
मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड होती है, कैपेसिटर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अगर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हो तो कितना होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर चार्ज के फॉर्म में लिखते हो तो Q डिवाइड बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, यही होती है ना। अब आप देखिए यहां पे वैल्यूज को पुट करिए, E नॉट की जगह पे कितना हो जाएगा, Q नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ना। इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, QP डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, Q नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। अब बच क्या रहा है, K बच रहा है। अच्छा मैं सीधा कट कर दूं इसको, कॉमन लेके कट करोगे, कट हो जाएगा। अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, Q नॉट माइनस Q नॉट बाई K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP ना। अब यहां से क्या कॉमन ले लो, QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई K। ये हो गया आपका पोलराइज चार्ज। समझ आ रही ना बात। ये जो चार्ज पोलराइज्ड होगा, जो उस डाइइलेक्ट्रिक पे आएगा, उसकी वैल्यू अगर पूछता है तो ये वाला चार्ज किस पे है, कैपेसिटर पे। ये वाला चार्ज किस पे है, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का क्या पता हो, चार्ज, और क्या पता हो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप बता सकते हो कितना चार्ज पोलराइज होगा। समझ आ रही ना बात। इसको कर लीजिए इस फार्मूले को। और लगे हाथ एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान से देखना, ये नई चीज कर रहा हूं इसलिए अलग कलर से, आप मतलब कॉन्सेप्ट नया नहीं। अगर डिवाइड बाई एरिया कर दो दोनों तरफ, तो चार्ज डिवाइड बाई एरिया क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के। ये हो गया डेंसिटी के फॉर्म में। समझ आ रही ना। अगर चार्ज डेंसिटी पोलराइज की पूछता है तो यहां से निकाल। ये 2 चैप्टर ऐसे जिसमें फार्मूले बहुत है। अगला तो इसका बाप है, इलेक्ट्रिसिटी। खाली अभी तक आपने वो पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू आई आर, उसी में कम से कम 8-10 फार्मूले। ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जबरदस्त पढ़ाऊंगा, बस आपके साथ की जरूरत है। क्या हुआ? इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। ये क्यू नॉट किस पे चार्ज है, कैपेसिटर पे। 2 चार्ज होता है ना, ये देखो, इस पे क्या होता है क्यू नॉट, और इस पे क्या होता है माइनस क्यू नॉट। और ये जो पोलराइज होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू पी, और इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू। तो ये वाला क्यू नॉट है कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अगर कैपेसिटी, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, वो जबरदस्त क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा वर्क डन बाय बैटरी, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को मैं मतलब उस क्वेश्चन को कराता हूं जो पूछा है, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी ना। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सुनिएगा और बहुत आसानी से इसके आंसर निकल आएंगे, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी, यहां पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V नॉट इनिशियली। 1 मिनट,
बैटरी का पोटेंशियल कितना है वी नॉट, तो कैपेसिटर का भी कितना होगा वी नॉट होगा, और इसका कैपेसिटेंस अभी कितना है सी नॉट, कितना है सी नॉट, मतलब इनिशियली ये खाली खाली है, ठीक है। अब इसको किससे कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, तो बैटरी का पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, खाली था तो चार्ज हो जाएगा, यहां तक क्लियर है ना। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, क्या कर दिया डाइइलेक्ट्रिक। अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था क्यू नॉट ना, कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो चार्ज कितना था क्यू नॉट, और डाइइलेक्ट्रिक जैसे ही अंदर इंसर्ट किया तो चार्ज कितना बढ़ जाएगा के टाइम्स बढ़ जाएगा ना, चार्ज कितना बढ़ जाएगा के टाइम्स। तो एक चीज आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना करिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना थोड़ा सा दूसरे तरीके का, ध्यान से सुनना। ऐसे यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, कैपेसिटर पहले खाली था ना, खाली होने के बाद कैपेसिटर खाली खाली था, ठीक है, बैटरी से हमने जोड़ा, बैटरी से जोड़ने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो गया वी नॉट हो गया, तो मतलब ये चार्ज हो गया, और चार्ज इसके पास कितना आया क्यू नॉट। फिर उसके बाद मैंने, ये बैटरी अभी कनेक्टेड है, फिर मैंने किसको इंसर्ट करा दिया डाइइलेक्ट्रिक को, किसको इंसर्ट करा दिया, जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक डालोगे तो फील्ड के टाइम्स क्या हो जाएगी कम होगी, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद फील्ड के टाइम्स क्या होती है कम, तो पोटेंशियल भी के टाइम्स क्या होगा कम, तो जब इसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से कम हो जाएगा तो ये क्या देना शुरू करेगा चार्ज, तो चार्ज बढ़ जाएगा ना। तो बैटरी ने, ध्यान से सुनना, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है, Q इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, Q इज इक्वल टू, ये कितना मान लेते हैं स्मॉल q है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q नॉट माइनस Q नॉट। अब आ जाइए वर्क डन बाई बैटरी पे, किस पे आ जाइए, वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाई दी बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ दी बैटरी, यही होता है ना फार्मूला। चार्ज सप्लाइड कितना है, डाइइलेक्ट्रिक की वजह से चार्ज बढ़ गया, तो कितना बढ़ा के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू वी नॉट। अच्छा क्यू नॉट कॉमन ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा के माइनस 1, और क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वी नॉट। अच्छा क्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो सी नॉट, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है यार सी वी, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा सी नॉट वी नॉट, तो कितना हो जाएगा सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन बाई बैटरी विथ डाइइलेक्ट्रिक ना। अब देखो वर्क डन बाई बैटरी आ गया, अगर इसी क्वेश्चन में विथ डाइइलेक्ट्रिक पूछता है कितना एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर के अंदर, तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2, डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2। अगर आपसे पूछता है कितना लॉस हुई इन दी फॉर्म ऑफ हीट, तो आप क्या करोगे, यही डिवाइड बाई 2 वाला आंसर हो जाएगा, जितना स्टोर होती है उतना, ये पढ़ा चुका हूं ना, तो स्टोर और लॉस का आंसर कितना होगा, डिवाइड बाई क्या लगा देना 2 लगा, ये विथ डाइइलेक्ट्रिक और बैटरी होगी, इसको कर लीजिए। यहां पे ये बात मैं लिख देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर हीट लॉस, ये कितने के बराबर होगा सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा के माइनस 1, इतना हो जाएगा। समझ आ रही ना बात।
ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड is connected to a power supply of 200 volt. Now, a dielectric slab of dielectric constant 5 is now inserted in it. उसके अंदर क्या स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जाता है. फाइंड दी एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोज थ्रू दी बैटरी. एक्स्ट्रा चार्ज का फार्मूला क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज का चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितने के बराबर है? क्यू नॉट के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट बाहर ले लो, ये कितना हो जाएगा? के माइनस 1. ये हो गया. अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल. तो मेरे लिए आसानी होगी अगर क्यू को किस में बदल लूँ? CV में. तो कितना हो जाएगा? C नॉट V नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? K माइनस 1. अब देखो सारा डाटा दिया हुआ है. C कितने के बराबर है? 100. माइक्रो को किस में बदल लो? 10 टू द पावर माइनस 6. और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 200 कर लिया. K की वैल्यू कितना है? 5 माइनस 1 कर लो, कितना हो जाएगा? 4. आ जाएगा आंसर. कितना आएगा? ये 100 है और यहां से 100 निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 2 ना, ये 10 की पावर माइनस 6 है और 4 तो ये निकाल लिया 0, तो बचा 10 की पावर माइनस 2 और ये कितना बचेगा? 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8. इतना आ गया. ये हो गया चार्ज सप्लाइड. और ये किस में है? कूलम. समझ आ रही ना बात? मैंने माइक्रो को चेंज कर दिया था. ठीक, अगर माइक्रो लगा रहता तो किस में आता? माइक्रो कूलम. ये चलिए, ये पहला निपटा दिए. फिर दूसरा क्या कह रहा है? फाइंड दी चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर. चार्ज नहीं है, ये चेंज है. फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर. आपको चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है. तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाई बैटरी का क्या होता है? आधा. तो पहले क्या निकालोगे? वर्क डन बाई बैटरी. वर्क डन बाई बैटरी का फार्मूला क्या होता है? C नॉट V नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ब्रैकेट में क्या था? K माइनस 1. यहां पे रखिए और सॉल्व कर लीजिए. क्या हुआ? वर्क, अच्छा हाँ, वर्क डन बाई बैटरी में नहीं होता. पहले वर्क डन बाई बैटरी निकालिए, एनर्जी में 2 होता है. वर्क डन बाई बैटरी निकालिए, फिर डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा. देखिए, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 16 आएगा. हाँ सही है. यहां पे C नॉट की वैल्यू रखोगे, कितना है? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. और पोटेंशियल कितना है? 200 का स्क्वायर करोगे और ये K की वैल्यू 5 माइनस 1. तो वर्क डन बाई बैटरी आएगा 16. कितना आएगा? 16 जूल. तो वर्क डन बाई बैटरी 16 जूल हुआ. तो स्टोर कितना होगी? इसकी आधी. तो कितना हो जाएगा? 8 जूल. और अगर लॉस पूछा होता तब भी कितना होता? 8 ही होता. ठीक है. एक क्वेश्चन पहले उस पे कर लेते हैं. डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कल एक टॉपिक पढ़ाया था ना, उस वैरायटी पे क्वेश्चन एक है, उसको करते हैं. एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे. पहले ये वाला कर लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला. A parallel plate capacitor is forced by 2 plates, each of area 100 centimeter square separated by a distance of 1 mm. A dielectric of dielectric constant 5 and dielectric strength is इतना.
is filled between the plates, find the maximum charge stored on the capacitor without causing any breakdown. ना एक कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर, इसका कैपेसिटर बना लिया और इसका एरिया कितने के बराबर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। चलो इसका एरिया हो गया, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm, इसके बीच की दूरी कितने के बराबर है 1 mm के बराबर। इसके अंदर क्या इंसर्ट करते हैं डाइइलेक्ट्रिक, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K की वैल्यू कितना है 5 है, तो K की वैल्यू कितना हो गई 5 हो गई। अब कह रहा है इसके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अच्छा ये बताओ फील्ड कितना टाइम्स घट जाती है, ई नेट कितने के बराबर होगा ई नॉट बाई के ना। ई नॉट को आप क्या लिख सकते हो क्यू नॉट डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड की जगह पे ये फार्मूला होता है, ये लिख दिया और यहाँ पे क्या हो गया ई नेट, क्या हो गया ई नेट। ये वही फील्ड है ना जो डाइइलेक्ट्रिक के पास क्या होता है एटम होता है, इधर क्या हो निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। ये फील्ड की वजह से क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरह से पोलराइज रहता है। अब क्या होता है फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है नेगेटिव पे और फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है किस पे पॉजिटिव पे। तो कह रहा है ना इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है इतना है, मतलब ये इतना फील्ड बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज्यादा फील्ड हुई तो ये क्या कर जाएगा टूट जाएगा। तो अगर टूट जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टर, फिर और चार्ज नहीं रख सकते। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है झेलने की फील्ड की वैल्यू वो इतना है ना। तो कह रहा है आप ये बताइए कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं, तो इसी फार्मूले का यूज कर दो। यहाँ पे ई नेट की जगह पे कितना पुट करना है 1.9 इंटू 10⁻⁷, इतना फील्ड झेल सकता है, समझ आ रही है। तो ये हो गई फील्ड। आपसे क्या पूछा है चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे छोड़ दीजिए। एरिया कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदल लीजिए मीटर स्क्वायर में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है कितना होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और के की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 5, यहां से चार्ज की वैल्यू आ जाए। समझ आ रही ना। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, फील्ड दिया हो, चार्ज दिया हो, एरिया दिया हो, एप्सिलॉन नॉट दिया हो, के पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में। समझ आ रही ना। आप इसको 8.85 से ना सॉल्व करिएगा, 8.9 ले लीजिएगा अप्रॉक्स ना, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका ब्रेकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन। लिख चुके हैं। एक क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा, इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए ये वाला ना। देखो इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट है ना, इधर जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है एयर, यहां भी एयर और यहां भी एयर, बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक है K1 जिसका कांस्टेंट है, और एक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2 है, दो डाइइलेक्ट्रिक इसके बीच में है। तो कह रहा है आप ये बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ सही है। तो सबसे पहले जहां पे खाली होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होती है ई नॉट। तो सब में एक एक लाइन, ये पहली लाइन सबकी सही है ई नॉट मान लिया। फिर उसके बाद आगे जब डाइइलेक्ट्रिक आता है तो डाइइलेक्ट्रिक आने पे के टाइम्स फील्ड क्या होती है कम हो जाती है। तो इनमें से इसमें कम हुई है, इसमें बढ़ गई है, तो ये गलत हो गया, और इसमें घटी है और इसमें क्या है बहुत ज्यादा घट गई है, लगभग 0 के बराबर हो।
तो k इंफिनिटी होगा तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी क्या है, गलत है। दो तो निकल गए, ठीक है। अब इसके बाद अगला कैसा है, खाली जगह। तो खाली जगह है तो इनका क्या हुआ था, घटा था, फिर खाली जगह, फिर बराबर आ गया, और इसमें भी बराबर आ गया। यहां तक मामला ठीक है। अगले स्टेप में फिर क्या होता है, k टाइम्स घटेगा। तो अब इसमें एक शर्त दी हुई है, कौन ज्यादा है कौन कम है। k2 ज्यादा है तो यहां पे फील्ड E नॉट डिवाइड बाई k2 होगी, और यहां पे फील्ड कितना होगी, E नॉट डिवाइड बाई k1। कौन ज्यादा है, k2। तो ये वाली फील्ड क्या होगी, ये वाली फील्ड अगर k2 ज्यादा है तो ये फील्ड क्या हो जाएगी, कम। ज्यादा कम होगी ना, समझ आ रही ना बात। तो ये वाली फील्ड घट जाएगी, ज्यादा घटेगी। तो ज्यादा घटेगी तो अब आप देखिएगा 3 वाले पे किसमें ज्यादा घटी है, इस वाले में घटी है, इसमें तो बड़ी बता रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, यही वाला सही होगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना, समझ आया ना। k2 ज्यादा है ना तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा डिक्रीज करेगी, ज्यादा डिक्रीज करेगी। तो ये वाला देखिए, थर्ड वाला पोर्शन, ये फर्स्ट है, और ये सॉरी ये फोर्थ है ना, ये फोर्थ है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो ये फर्स्ट पार्ट खाली खाली हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में फील्ड घटी, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में फिर फील्ड कितना रहेगी, E नॉट, और फिर उसके बाद फोर्थ वाले में फिर फील्ड क्या होगी, घटेगी। अब इन दोनों में देखना था कौन ज्यादा घटेगी, तो ये वाली ज्यादा घटेगी क्योंकि k2 क्या है, ज्यादा है। तो इसका ग्राफ कहाँ पे होगा, नीचे होगा। बस हो गया आंसर, कर लो इसको, फोटो ले लो। है, एक मिनट, 2014 का है शायद ये क्वेश्चन। हो गया ना, बस एक दो क्वेश्चन और, हो गया कि नहीं, ले लो जल्दी से। इसके पिछले वाला कौन सा था, ये वाला 16 वाला, बस चलो। ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा, नई वैरायटी है, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, ठीक। यहां से मैं हट नहीं सकता, मेरे साथ ही फोटो लीजिए, मजबूरी है, नहीं तो हिलेगा। कुछ लिखा नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। हैं, तो खींच मेरी फोटो। मुस्कुराए, हो गया ना। इसको आप ट्राई करिएगा। ये फार्मूला कैसे, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बुलेट ऑफ 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम रहेगा, 2 माइक्रो कूलाम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सिलरेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बुलेट है 2 ग्राम की, उस पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलम। कह रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस मैं लगाऊं जिससे वो रेस्ट से चलना शुरू करे और उसकी स्पीड कितना हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड। रुको, बंद ना करो, अभी एक क्वेश्चन और है, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अरे रुको यार, चैप्टर खत्म हो रहा। ये बात समझ आई, इसको कैसे करेंगे, देखो QV क्या होता है थोड़ा सा बताइए। चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, वर्क। और जिन्होंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है ना, वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ mv²। ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है। आपको चार्ज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है,
पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है ना, क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, मास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 10, रखोगे पोटेंशियल आ जाएगा। समझ आ रही ना? चलिए इसको ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको देखिएगा। ले लियो कि नहीं फोटो? हो गया ना? फोटो लेने में बहुत टाइम, कुछ लोग सोच सोच ले रहे हैं कि अभी ये वाला देखिए, ये प्लेट ऐसे है सीढ़ी के जैसी, ठीक है। अब आपसे पूछा है सी इक्विवेलेंट, यहां पे टर्मिनल ए ले लीजिए, यहां पे टर्मिनल बी ले लीजिए। एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तीनों बताओ पैरेलल में है या सीरीज में? देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर और डाल लिया करो। सीरीज, अच्छा कितने लोग सीरीज वाले हैं? ये ज्यादातर लोग खाली वर्ड से गेस कर रहे हैं, सीरीज अच्छा लग रहा है या पैरेलल क्वेश्चन से नहीं कर रहे। ये देखो कैसे करेंगे। इधर पोटेंशियल कितना है ए, इधर सारी प्लेट का पोटेंशियल कितना है बी। तो अगर दोनों इक्वी पोटेंशियल के बीच में लगे हुए तो क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है ना। अरे यहां पे पूरे ये मेटल से कनेक्टेड है ना, तो यहां पे बी है तो इसका भी बी होगा, इसका भी बी होगा, और इसका कितना है ए। तो ये तीन कैपेसिटर है, तीनों किसमें है, पैरेलल में। जैसे मान लेते हैं इसका C1 लिखना है, ध्यान से देखना, C1 इज इक्वल टू क्या होता है, खाली कैपेसिटर है ना, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई क्या होता है, डिस्टेंस। एरिया कितना लोगे, A/3, और डिस्टेंस कितना है D, और C2 लिखोगे तब एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना होगा A/3 और डिस्टेंस कितना 2D, और ऐसे तीसरा लिखोगे तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3 और डिस्टेंस कितना 3D। बस तीनों को जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब जाते जाते एक आखिरी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट का जो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कुछ जगहों पे आपको सोचने में गलती हो सकती है, तो उसको मैं बता देता हूं ताकि वो क्वेश्चन कभी आपसे गलत ना हो, ठीक है। चलो इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो, एक मिनट। इस वाले क्वेश्चन को मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में कराया था, आज मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूं। अभी देखिए कैसे आ जाएगा आंसर, बड़ी जल्दी आ जाएगा। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, अगर ये मेटल की बनी हुई है, ये कैविटी है, कैविटी मतलब ये खाली स्पेस है, इतना हिस्सा भरा हुआ है ना, इतना हिस्सा भरा हुआ है। एक चार्ज अंदर रखिए Q, एक चार्ज अंदर रखिए Q। अच्छा एक पहले बाहर वाले से समझा देता हूं। एक बाहर चार्ज है कैपिटल Q, कितना चार्ज है कैपिटल Q। सुनिएगा एक मिनट ध्यान से, अगर बाहर चार्ज कैपिटल Q है, या आप पहले एक काम करते हैं, चलिए बाहर वाले से समझाते हैं, देखना ध्यान से। ये किसका बना हुआ है, मेटल का। किसका बना हुआ है, मेटल का। अब चार्ज से क्या निकलती है, फील्ड लाइंस। ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेगी, ऐसे बहुत सारी ये फील्ड लाइन निकलेगी ना। अब फील्ड लाइन जब इसके अंदर मेटल के अंदर जाएगी ना, तो मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगी, अपने अंदर से कौन से चार्ज को बाहर कर देगी। अच्छा फील्ड इधर है ना, तो फील्ड के अपोजिट कौन चलता है, निगेटिव। तो यहां पे क्या लगा देगी, निगेटिव को लगा देगी, और अंदर की तरफ किसको लगा देगी, पॉजिटिव को लगा देगी। तो अब देखिए इस चार्ज की वजह से फील्ड किधर बनती है, किधर से किधर बनती है, पॉजिटिव से किधर बनती है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाली जो बाहर से फील्ड आ रही थी वो यहीं पे क्या हो जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी, और ये फील्ड कैसी हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हट जाएगी, मतलब अंदर से फील्ड पास नहीं होगी। तो मेटल के कैविटी के अंदर भी, तो एक लॉजिक मैं आपको बताऊं, यहां से क्या याद रखना है, वो याद ये रखना है कि अगर किसी मेटेलिक सरफेस को चार्ज दे, मेटल को चार्ज देते हो, तो चार्ज पूरा कहां पे चला जाता है, सरफेस पे। सरफेस वाला चार्ज और सरफेस के बाहर का चार्ज दोनों मिल करके इसके अंदर, कैविटी के अंदर कोई फील्ड नहीं बना सकते। नहीं समझ आया लॉजिक? मेटल की सरफेस के चार्ज
और मेटल के बाहर के चार्ज, चाहे मेटल भरा हो और चाहे मेटल के अंदर खाली हो, उसके अंदर कोई फील्ड नहीं बना। तो इसीलिए कई डिवाइसेस ऐसी होती है ना हमारे पास, जो कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव होती है, मतलब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उनको इसी के अंदर रख दिया जाता है। समझ आ रही ना बात? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट पहला क्या नजर आया हमें? मेटल की सरफेस का चार्ज और मेटल की बाहर का चार्ज मेटल के अंदर फील्ड पैदा नहीं कर सकता। चलिए, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा। दूसरा, ये मेटेलिक सरफेस थी, ये ऐसे मेटल है, ये इतना मेटल है, ये खाली है। समझ आ रही है? ये बाहर एक पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट है, इस पे चार्ज और नहीं है। समझ आ? एक अंदर चार्ज था, मान लेते हैं स्मॉल क्यू, तो मेटल के अंदर चार्ज है कैविटी के अंदर, तो यहां पे कैसा आ जाएगा? माइनस क्यू, और बाहर की तरफ कैसा आ जाएगा? प्लस क्यू। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो अंदर कैसा आ जाएगा? माइनस क्यू, और बाहर कैसा आ जाएगा? प्लस क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मेटल से कौन सा चार्ज खींच लेगा? नेगेटिव। तो अगर अंदर नेगेटिव खींचेगा तो बाहर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था, अगर किसी बाहर के पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी हो, किस पे निकालनी हो? तो पूरे स्फीयर का चार्ज कहां पे मान लेते हैं? सेंटर पे। तो पूरे स्फीयर का चार्ज कहां पे मानोगे? सेंटर पे। तो कितना हो जाएगा? Q माइनस क्यू और कितना? प्लस क्यू। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। तो आप जानते हैं ये कौन बच रहा है? ध्यान से सुनिएगा। बाहर किसी पॉइंट पे ये जो अंदर वाले दोनों चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव अगर इधर फील्ड लगा रहा है तो ये वाला नेगेटिव इधर फोर्स, फील्ड या फोर्स कह लीजिए, अगर ये पॉजिटिव इधर लगा रहा है तो ये नेगेटिव इधर लगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बचा कौन? सिर्फ सरफेस वाला। तो सरफेस वाला किधर फोर्स लगाएगा? बाहर के। तो सिर्फ एक चार्ज फोर्स पैदा करता है बाहर, कौन सा? सरफेस वाला। अब ध्यान से देखिए, उल्टा सोचिए, जो पहले बात बताई थी, अगर पॉइंट बाहर है, कहां पे है? बाहर है, तो किसी बाहर वाले पॉइंट पे फोर्स कौन लगाता है? सिर्फ सरफेस वाला चार्ज। अंदर वाला चार्ज और ये जो नेगेटिव है, ये दोनों फोर्स पैदा नहीं करते। अगर आपसे पूछे कितना फोर्स बनाएगा, नेगेटिव वाला कितना फोर्स बनाएगा इस वाले पे, खाली नेगेटिव वाला, तो कितना आंसर होगा? जितना ये पॉजिटिव वाला बनाएगा। और आप फोर्स का फार्मूला पढ़ चुके, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जितना पॉजिटिव उधर बनाएगा, ये नेगेटिव उतना इधर बनाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बचेगा कौन सा? बाहर। तो किसी बाहर वाले पॉइंट पे स्फीयर के अंदर वाले चार्ज फोर्स नहीं बनाते, सिर्फ कौन सा बनाता है? सरफेस वाला। और जब अंदर की बात होती है तब अंदर, तो सरफेस वाला और सरफेस के बाहर वाला, अंदर कोई फील्ड नहीं बनाएगा तो फोर्स नहीं बनाएगा। तो फिर से एक बार दोहरा दीजिए, बस आखिरी बात। बाहर कौन फोर्स बनाएगा? सरफेस वाला ना, अंदर वाले नहीं बनाएंगे। और अंदर कौन फोर्स बनाएगा? सरफेस वाला, और बाहर वाला अंदर फोर्स नहीं बनाएगा है? अंदर वाला बनाएगा, अगर अंदर रहेगा तो वो बनाएगा। यही बात समझानी थी। दोनों बातें क्लियर है ना? इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन ए चार्ज कैपिटल Q ऑन इट, ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। यहां पे कौन प्लेस्ड है? स्मॉल q, और यहां स्फीयर पे कौन है? कैपिटल Q, और यहां बाहर कौन है? Q1। और तीनों का चार्ज कैसा है? सेम है। तो कह रहा है द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स कितना होगा? तो सरफेस वाला और बाहर वाला, ये दोनों फोर्स अंदर नहीं बनाते, फील्ड नहीं बनाते, तो ये दोनों फील्ड नहीं पैदा करेंगे, तो इस पे फील्ड नहीं होगी, तो फोर्स जीरो। सीधा आंसर आ गया। समझ आ रही ना बात? अब यही क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था, इसको छोड़ दिया था। यहां पे एक चार्ज रखा था Q नाम का, और बोला था यहां पे एक चार्ज है स्मॉल q नाम का। आप ये बताइए, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कितना लगा रहा है? तो फिर कितना लगाएगा? जीरो। यही क्वेश्चन था। समझ आ रहे? बाहर वाला और सरफेस वाला अंदर फील्ड या फोर्स नहीं बनाएगा। क्लियर रहेगा ना?
कर ले जाओगे ना आप? ठीक है, तो बस इतना ही। इसी के साथ कैपेसिटर भी कंप्लीट। कल से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और छुट्टी से पहले अगर आप हमारा साथ देंगे तो फ्लूइड भी खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।